गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। और आज की टॉपिक है उत्तरी मैदान। कल हम लोग उत्तर भारत के महान हिमालय पर्वत के बारे में पढ़े थे। आज उत्तरी मैदान के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा नक्शे पर ध्यान दीजिए कि भारत का जो उत्तरी मैदान है, ये आप नक्शे में देख लीजिए। ये जो है कि पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ये नक्शे में ये पूरा, तो भारत का जो उत्तरी मैदान है, वास्तव में इसका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पर प्रकाश डाल दूं। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद जो उसके दक्षिण का हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था, एक द्रोणी थी, बेसिन थी, बहुत गहरी खाई के रूप में थी। लेकिन जो हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदी झेलम, रावी, सतलुज, चेनाब, और इधर जो है थोड़ा आएंगे तो यमुना, गंगा, घाघरा, कोसी और ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियों ने धीरे धीरे हिमालय को काट करके इस द्रोणी को भर दिया, जिससे कि इस मैदान का निर्माण हुआ। तो यह जो खाई थी, यह भर गई और मैदान बन गया। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदी तंत्रों के द्वारा हुआ है। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, 3 नदी तंत्रों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और यह पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यदि आप देखेंगे यहाँ से लेकर पूरा जो है यहाँ तक, यह 2400 किलोमीटर लंबा है। और इसकी चौड़ाई जो है कि कहीं पर 240 किलोमीटर है, तो कहीं जो है 320 भी किलोमीटर है। यानी कहीं पर ज़्यादा चौड़ा है तो कहीं पर कम चौड़ा है। और इसका कुल विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। और इस जो है मैदान का विस्तार आप देखेंगे तो पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और फिर इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, ये थोड़ा मध्य प्रदेश में भी आ जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में हुआ है। तो जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है, उसका ज़्यादातर जो मैदानी हिस्सा है वो तो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन जो गंगा के द्वारा निर्मित मैदान है, उसका अधिकतर हिस्सा हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। और इसी तरह से जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, वह जो है कि असम में विशेष रूप से फैला हुआ है, असम में। तो बच्चों, यह मैदान आपने मानचित्र पर देखा। अब थोड़ा सा जो है कि हम लोग और भी देख लेते हैं इसके बारे में, कि एक जानकारी के लिए आपको दिया गया है, इसमें पहले देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली जो है विश्व का एकमात्र ऐसा नदी में स्थित द्वीप है, जिसको नदीय द्वीप भी कहते हैं, जहां लोगों का निवास है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कि यहाँ पर प्रश्न भी है और जानकारी भी आपको दी गई है।
तो चूँकि इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है, नदियों ने जो है कि मिट्टी को काट करके बिछाया है, और इस मैदान की जलवायु भी अच्छी है, भूमि समतल है, कृषि कार्य यहाँ पर अधिक होता है, इसलिए यह बहुत ही सघन रूप से बसा हुआ है। तो विश्व के जो सबसे सघन आबाद क्षेत्र हैं उसमें हमारे देश का जो उत्तरी मैदान है उसका भी नाम एक है। तो अब आप आगे बढ़िए, इसमें देखिए कि एक और शब्द है दोआब। दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के बीच का भाग जो होता है उसे हम दोआब कहते हैं। तो दो का मतलब क्या हुआ? दो, और आब का मतलब पानी। तो दो पानी यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाएगा। तो इसी तरह से पंजाब का भी नाम पड़ा, जो कि पंज यानी पाँच, आब का मतलब पानी, पानी से मतलब यहाँ नदियों से है। तो पांच नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग पंजाब कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कौन सी पांच नदियाँ हैं। आप देखिए इसमें एक सिंधु नदी हो गई, एक झेलम, दो रावी, तीन सतलुज, चार और चेनाब जो है पाँच। ये पांच नदियाँ जो है पंजाब का निर्माण करती हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अधिकतर हिस्सा इसका जो है पाकिस्तान में चला गया। अब इसके बाद आप देखिए कि गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। और यह कहाँ कहाँ फैला है मैंने आपको पहले ही बता दिया। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्य तौर पर ऊंचावच विहीन लक्षण के रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मैदानी क्षेत्रों में कोई ऊंचावच नहीं होगा, यानी ऊंचाई निचाई नहीं होगी भूमि में। लेकिन आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं और चार भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, जब नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के बीच चौड़ी पट्टी में गुटिका का निर्माण करती हैं। गुटिका यानी बड़े बड़े जो है पत्थर वहाँ पर हो जाते हैं, जो कि नदियों द्वारा ही बहा कर लाए जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर वाले जो हिस्से होते हैं शिवालिक की ढाल पर, इसे हम लोग भाबर कहते हैं, भाबर। और जितनी भी सरिताएं इस भाबर में आती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। इस भाबर पट्टी के दक्षिण में जब 8 से 16 किलोमीटर के बाद जब आप आएंगे तो ये नदियाँ पुनः जो है कि दिखने लगती हैं, वो बाहर की ओर निकल जाती हैं और एक नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग तराई कहते हैं। तो जो गंगा का मैदान है उसमें आपने पहला देखा भाबर, इसका पहला हिस्सा है, भाग है। दूसरा है तराई। तराई हिस्से में बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने इस जंगल में चूँकि वो आबाद हुए थे, इसलिए इस जंगलों को काट दिया गया। और इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी है। बच्चों, हम लोग आइए दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है ये देख लेते हैं। ये भारत का एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, जो कि आपके ही राज्य उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है लखीमपुर खेरी। तो यहाँ पर जो है आप दुधवा राष्ट्रीय पार्क को दिखा सकते हैं या जान सकते हैं। थोड़ा सा
आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट स्थिति जो है यही है। ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति है, यहीं पर दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और जो उत्तर भारत के मैदान के विभिन्न प्रकार या वर्गीकरण को हम लोग पढ़ रहे थे, उसको देखिए। तो तराई तक आप समझ गए हैं। इसके बाद आगे है उत्तरी भारत का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। जलोढ़ यानी जो नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी होती है, उसी को हम लोग जलोढ़ कहते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, तमाम जीव जंतुओं वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, इसलिए जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है। इस भाग को हम लोग भांगर कहते हैं, भांगर। तो यानी उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है, जिसे कि भांगर कहा जाता है। और भांगर क्षेत्र में मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। यानी इसमें कंकड़ भी छोटे छोटे पाए जाते हैं। इसके रवे जो है थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं। फिर बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है। इसलिए ये जो भांगर है उसकी तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होता है। खादर जो है भांगर की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि ये नदियों द्वारा हर साल इसका नवीकरण होता है। बार बार मिट्टी जो है बिछाई जाती है, और इसमें महीन रवे होते हैं, और यह गहन खेती करने के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो यह जो है कि इसके तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो बच्चों, आज आपने सिर्फ उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा है। तो उत्तरी मैदान की क्या विशेषताएं हैं, तो आप उन विशेषताओं को लिखेंगे। जैसे कि शुरू में आपने पढ़ा कि यह मैदान यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, यानी पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह 2400 लाख वर्ग किलोमीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई जो है 2240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर है। फिर इसके बाद जो है और भी विशेषताएं आप पढ़े, जिसमें उत्तरी मैदान को आपने 3-4 हिस्सों में बांटा। 3-4 हिस्से क्या हैं उनके बारे में जाना। ये सारी उसकी विशेषताएं हो जाएंगी, जिसको आपको प्रश्न के रूप में लिखना है। तो प्रश्न इस पर क्या होगा कि जैसे भांगर और खादर में अंतर बताइए, या दूसरा प्रश्न हो सकता है इस टॉपिक पर कि उत्तरी मैदान के 4 वर्गीकरण कौन से हैं, उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। या तीसरा प्रश्न हो सकता है कि उत्तरी मैदान की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उसे लिखिए। ये सारे प्रश्न जो है बना करके आपको उत्तर देना है। फिर हम लोग कल के ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग ये सारा होम असाइनमेंट करिए। थैंक यू।